जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस संख्या पद्धति में हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं को देखेंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी संख्या क्या कहलाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। संख्या पद्धति, इसमें हमको संख्याओं के बारे में बताया जाता है। देखिए, संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समृद्ध संख्या। हम लोग यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। समृद्ध संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इस नेचर में जो सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है वो होती है समृद्ध संख्या। इस समृद्ध संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अभी तो हम केवल आपको संख्या के बारे में बता रहे हैं, अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या क्या हो सकती है, इनकी पहचान क्या होती है, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए, ये होता है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर कैसे होते हैं और काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है। देखिए, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, अभी तो हम लोग फिलहाल ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्या, इसको क्लास 11th में बहुत ही डिटेल में दिया गया है। एक चैप्टर का नाम ही दे दिया गया है समृद्ध संख्या। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि काल्पनिक संख्या कैसी होती हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो कड़ी में माइनस में संख्याएँ होती हैं वो सभी के सभी काल्पनिक संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, और जो कड़ी में माइनस में 9 हो करके बाकी सब रूपों में होती हैं वो सभी के सभी वास्तविक होती हैं। ठीक है ना, जैसे ये कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 5/2 हो गया, 0.732 हो गया। ये सब देखिए, ये सब सभी की सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब ये जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या में भी देखिए आपको दो तरह की संख्या देखने के लिए मिल रहा होगा, एक तो कड़ी के रूप में और दूसरा बिना कड़ी वाला। तो इस संख्याओं के बेस पर भी हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में फर्दर बांट लेते हैं। एक होता है जो कड़ी वाले होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और जो कड़ी में नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, हमने बोला ना कि अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाएंगी, जो कड़ी में होंगी, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ये कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पे कड़ी में 4 नहीं होगा अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये कड़ी में 5 हो जाएंगी, ऐसे ही। यानी कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़ी से बाहर निकल जाती हैं। तो बाकी के जितने भी बच्चे कड़ी वाले को छोड़ करके वो सभी के सभी हमारे क्या कहला जाएंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमारे माइनस वाले संख्या भी आएंगे, बटे वाले भी आएंगे, और इसी तरह से दशमलव वाले भी आएंगे, ऐसे डट डट करके। ठीक है, अब देखिए, ये जो परिमेय संख्या है ना, इनमें भी आपको बहुत तरह की संख्या देखने के लिए मिल रहा होगा। एक तो वो जो बटे के रूप में दिख रहा है, और एक वो जो बटे के रूप में नहीं दिख रहा है। तो फर्दर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसको जो हमको बटे के रूप में दिख रहा है, तो जो बटे के रूप में दिख रहा है उसको हम लोग भिन्न बोल सकते हैं, मतलब भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक, और जो हमारा बटे के रूप में नहीं दिख रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए, ये जो दशमलव वाली संख्याएं होती है ना, ये भी हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 0.5, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, अर्थात यानी कि इसमें से हम दशमलव हटाएंगे तो होगा नीचे में 10, और फिर इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो जो दशमलव वाली संख्या होती है वो भी हमारे क्या कहलाती हैं, भिन्न ही कहलाती है। तो जरा देखिए, तो जो हमारे बटे के रूप में दिख रहा है और जो दशमलव वाले, वो तो हमारे भिन्न के कैटेगरी में आ गए, और बाकी के जो हमारे बच्चे वो किस में आ जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, ऐसे -3/5 ऐसे ले लेते हैं, ऐसे डट डट करके। और बाकी जो बटे के रूप में नहीं है वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे। तो पूर्णांक में मान लीजिए -1, 0, 1, 5 ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं।
अब जरा देखिए, ये जो हमारे पूर्णांक हैं, इस पूर्णांक में भी हमको दो तरह की संख्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, एक वो जो माइनस में है और एक वो जो प्लस में है। तो फर्दर हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी चीजें, कितना इसके बिहेवियर के अनुसार हम लोग इसको बांटते चले जा रहे हैं। तो एक वो जो ऋणात्मक में है और एक वो जो धनात्मक में है। यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो जा रहा है ना, तो इसी धनात्मक के साथ अगर हम जीरो को ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। और दूसरा हमारा होता है, ये देखिए चूंकि ये पूर्णांक है ना, और चूंकि ये ऋणात्मक वाले हैं तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ऋण पूर्णांक। और इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे, जो हमारे -1 -2 ऐसे करके दिखेंगे वो सभी के सभी। और पूर्ण संख्या में कौन आ जाएंगे, 1 2 3 तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, अगर देखिए अगर जीरो नहीं इंक्लूड होता, केवल 1 2 3 होता तो ये क्या हो जाते, जैसे यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, 1 2 3 है, इसके आगे माइनस लग गया तो इसीलिए क्या हो गए, ये ऋण पूर्णांक हो गए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, अगर इसके आगे ये से हम जीरो हटा देती है, हमारे क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो फर्दर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक वो जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे धन पूर्णांक, ठीक। और देखिए इसी धन पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, या फिर हम इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट। और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, केवल शून्य हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा ये इसको नहीं लिखिए, नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए। अब देखिए ये जो हमारे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी हमको बहुत तरह की संख्याएं देखने के मिल रहा है। एक वो जो 2 से विभाजित है, डिविजिबल है, और एक वो जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फर्दर हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसके नेचर के बेस पे कई तरह के संख्याओं में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है सम संख्या, और दूसरा होता है विषम संख्या, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा प्राइम, ठीक ना, प्राइम को हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य। और अगला हमारा हो जाएगा कंपोजिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाज्य, ठीक। और लास्ट वाला जो हमारा हो जाता है, ये हो जाता है इवन प्राइम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सम अभाज्य। अब देखिए जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम सम संख्या बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 4 6 ये सब आ जाएंगे। विषम संख्या क्या होंगे, जिनको 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचे, तो ऐसे हो जाएंगे 3 5 7 9 ये सब, ठीक है। एक भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन उस परिभाषा पे नहीं खराब बैठता, उतरता है, लेकिन फिर भी हम इसको विषम संख्या में ही ले लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी केवल दो भाजक होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5, तो 5 देखिए 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, तो केवल इसके 2 भाजक हुए ना। तो जितनी भी संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं, मतलब जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं या गुणनखंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो पहला हम ले लेते हैं 4। देखिए 4 क्या होंगे, 2 से ज़्यादा भाजक होंगे, 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे ये 4 हो, 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। तो देखिए 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो गया कि नहीं, तो इसलिए क्या कहला जाएगा, भाज्य कहला जाएगा। ऐसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके हो जाएंगे, ठीक है। और इवन प्राइम में देख लीजिए, प्राइम संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और इसके आगे क्या लग गया, इवन, तो वो सम भी होना चाहिए। तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती है जो इवन प्राइम होती है, वो होता है केवल 2, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा का पूरा हम लोगों का संख्याओं का ये हायरार्की बन गया। अब देखिए इनको हम लोग कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि जो हमारे ऋण पूर्णांक है, चाहे जो पूर्णांक हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर किसी सवाल में लिखना होगा तो हम इनको कैसे लिखेंगे। इतना देखिए, ये तो अनंत संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक में, ये भी हमारे ऋण पूर्णांक अनंत होंगे। तो अगर संख्या क्वेश्चन में लिखना होगा कि ये जो है एक्स से जो एक्स है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, चाहे जो है कि पूर्ण संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम इतना बड़ा चीज़ थोड़ी ना लिखेंगे। तो क्या करते हैं, इसके जगह पे कोई अक्षर लिख देते हैं। अब उनको हम कैसे लिखते हैं, कौन से वाले को कौन से अक्षर से लिखते हैं, इनके बारे में देखा जाए। तो ये देखिए, जो हमारे वास्तविक संख्या होते हैं, इस वास्तविक संख्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर आर लिखा हुआ दिख जाएगा ऐसे लिखे के एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सभी को सभी इसमें इंक्लूड है, मतलब आर इन सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये हम लोगों के पार्लियामेंट में जो बैठते हैं सांसद वगैरह, ये सब क्या होते हैं कि 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तो एक सांसद करता है। उसी तरह से ये जो हमारा आर है वो क्या कर रहा है, इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जहाँ पर आर दिख जाए इसका मतलब यही सब संख्याएं होती हैं। आई बात समझ में, वही चीज़ें हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारे समृद्ध संख्या, ये जो काल्पनिक संख्या है ना, इनको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक। तो वहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ये देखिए, हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये अपरिमेय संख्या को क्यू डैश से, ठीक है। ये क्यों इससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा आप आगे बढ़िएगा, जैसे आप 11th में आइएगा तब आपको हम डिटेल बताएंगे। अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोगों को केवल इतना बता दे रहे हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा माइंड आपका ब्रॉड हो जाएगा। अब देखिए, पूर्णांक है, पूर्णांक का पहला अक्षर आई है, तो इसलिए आई को, या फिर हम इसी को जेड से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, अगर आई और जेड रहता केवल, तो ये हमारे हो जाते केवल पूर्णांक, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा ऋण पूर्णांक। और ये देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का पहला अक्षर डब्लू है, तो हम लोग पूर्ण संख्या को हम डब्लू से डिनोट करते हैं। यह धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक को आई प्लस या फिर जेड प्लस से डिनोट करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होता है उसका पहला अक्षर एन है, तो इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमारे सम संख्या, विषम संख्या, ये सब है ना, इनको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रहा आपका पूरा का पूरा ये। अब इसमें एक सवाल और बनता है स्टेटमेंट के तौर पे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, ऐसे भी बन सकता है, या फिर क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या बन सकती हैं। तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बेस पर आप कोई भी चीज़ें पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए पिता और नीचे लिख लीजिए पुत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए पिता और यहाँ पे लिख लीजिए पुत्र, यानी कि अब हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, ऊपर से नीचे आने पर जो भी चीज़ें होती हैं वह सत्य नहीं होती हैं। जैसे अगर हम बोले कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी इंक्लूड है। तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे जो होता है वो सभी के सभी सत्य नहीं होते। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करें, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो हाँ होती हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको याद कैसे कर सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि ऊपर पिता को रखिए, नीचे पुत्र को रखिए, तो क्या सभी पिता के पुत्र होते हैं? तो संभव थोड़ी है कि सभी पिता के पुत्र हो सकता है किसी पिता के पुत्र ही ना हो। बात समझ रहे हैं ना। तो ऊपर से नीचे आने पे ये सत्य नहीं हो सकता, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पे सत्य होगा। क्या जिनकी जो पुत्र हैं उनके कोई ना कोई पिता जरूर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई पुत्र है और उसके पिता ही ना हो। तो ये क्या होगा, ये सत्य होगा कि अगर कोई पुत्र है तो उसके पिता जरूर होंगे, लेकिन अगर कोई पिता है तो जरूरी नहीं कि उसके पुत्र हों। आई बात समझ में। तो यही चीज़ें हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पे सत्य नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पे सत्य होगा हमेशा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इसके बेस पर आप आराम से कह सकते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूछें कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाते हैं, तो नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक थोड़ी ना पूर्ण संख्या कहलाते हैं। इसमें से कुछ आपके ऋण पूर्णांक भी होते हैं और कुछ भी पूर्ण संख्या होती हैं। आई बात समझ में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कहें कि क्या सभी ऋण पूर्णांक कहलाती है, हाँ, क्योंकि ये जो है इसी का तो एक अंश है, तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि इस हायरार्की में जो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा सब सत्य होगा, लेकिन इस हायरार्की में ऊपर से नीचे आएंगे तो सब सत्य नहीं होगा। जैसे अगर हम पूछे कि क्या सभी परिमेय संख्या विषम संख्या कहलाएंगी, तो नहीं। क्यों?
क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इस परिमेय संख्या में ये पूर्णांक भी आ जा रही है, सब आ जा रहे हैं। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा पूछें कि क्या सभी के सभी अभाज्य संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, तो बिल्कुल सत्य है, कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा का पूरा संख्याओं के बारे में था।